हेलो 10th क्लास बच्चे, आज हम आप लोग का फिज़िक्स का प्रकाश का अपवर्तन पढ़ रहे हैं ना, उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है अपवर्तनांक। हम आज अपवर्तनांक को पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन क्या होती है और अपवर्तनांक का जो नेक्स्ट टाइप है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब आपेक्षिक अपवर्तनांक। ये दोनों अपवर्तनांक को पढ़ने के बाद हम उसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अपवर्तनांक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अपवर्तनांक बच्चे बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक ना एक क्वेश्चन इसमें से आता ही है, तो बहुत ध्यान से आपने देखना है और इसको सीखना है। अपवर्तनांक को बेटे हम इसको एक न्यू से n से डिनोट करते हैं। ये देखिए ऐसे, इससे इसको लिखा जाता है अपवर्तनांक को। ये होता क्या है? ये होता है शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। माध्यम में प्रकाश की चाल। मतलब ये रेशो है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपवर्तनांक जो है वो रेशो है, किसकी रेशो है? शून्य में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। जब भी आपको अपवर्तनांक वो बोलेगा कि अपवर्तनांक दिया है, तो इसका क्या मतलब है कि रेशो गिवन है। किसकी रेशो? शून्य में प्रकाश की चाल मतलब वैक्यूम में जो वेलोसिटी है उसको हम c से लिखेंगे हमेशा। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, तो माध्यम में जो भी माध्यम गिवन होगा, हम m लिख रहे हैं, m से मीडियम को, जो भी माध्यम गिवन होगा उसमें प्रकाश की चाल। तो ये हमारा जो हो जाएगा माध्यम का अपवर्तनांक, जिस भी माध्यम की बात हो रही होगी। जैसे कि अगर ग्लास की बात हो रही होगी तो Ng लिखेंगे और उसको लिखेंगे C/Vg, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन हमारा एयर मतलब वैक्यूम में, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, उसका जो रेशो है दैट इज़ कॉल्ड हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखिए यहाँ से आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई। डेफिनेशन लिख सकते हो। क्या है अपवर्तनांक? लिख लीजिए। अपवर्तनांक है शून्य में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम अपवर्तनांक कहते हैं। और बेटे ये यूनिट लेस होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि ये देखिए ये भी किलोमीटर पर सेकेंड, ये भी किलोमीटर पर सेकेंड, दोनों का जब कैंसिल हो जाता है तो ये यूनिट लेस होता है। इसका कोई यूनिट नहीं होता है, यूनिट लेस होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसीलिए इसको कांस्टेंट भी बोलते हैं। मतलब इसका कोई यूनिट नहीं है, कांस्टेंट वैल्यूज़ की रेशो है ये। अब आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब हम ऐसे करते हैं, ये तो हमने मीडियम, m फॉर मीडियम था। अगर Ng फाइंड करना हो, मतलब ग्लास का या फिर कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे? उसको लिखेंगे Ng से और C/Vg। C मतलब वैक्यूम में लाइट का जो स्पीड है, Vg ग्लास में जो लाइट का स्पीड है। हमने लर्न किया हुआ है वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और ग्लास में आपका होता है 2 × 10⁸ पर सेकेंड और वाटर में 2.25 पानी में। ये सारे हमने पहले ही लर्न किए हुए हैं प्रकाश का, जब हमने करा था लेसन में। तो ये आपका हो गया Ng। ऐसे ही अगर आपका पानी का अपवर्तनांक आपको निकालना हो, पानी का अपवर्तनांक तो कैसे होगा? उसको आप लिखोगे Nw और क्या C/Vw, मतलब वेलोसिटी स्पीड की ये है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और ये है 2 × 10⁸। ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का और ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है पानी का। ठीक है बेटे, बिल्कुल मुश्किल नहीं है ना, इजी है।
कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, हमको वेलोसिटीज़ पता है, हमने लर्न कर ली है वेलोसिटीज़, तो हम इसको रेशो निकालेंगे और अपनी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसको अगर सॉल्व करते हो तो ये देखो ये कितना आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1.5 और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/2.25, ये आ जाएगा 1.33 अप्रॉक्सीमेटली 1.33, और इसका कोई यूनिट नहीं होता है, यूनिट लेस है। ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि अपवर्तनांक कैसे फाइंड करते हैं। किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक आपको वो बोल सकता है कि पता कीजिए, वो क्या दे देगा आपको ये तो वेलोसिटीज़ आपने लर्न कर रखी हैं, तो जो वेलोसिटीज़ आपने याद नहीं की हैं, आपकी बुक में चार्ट बना हुआ है, आप देखिएगा उसमें सबका आपको अपवर्तनांक दिया हुआ है। तो जो वो वेलोसिटी दे देगा आपको एग्ज़ाम में, अगर उसने क्वेश्चन पूछना होगा तो वो किसी माध्यम की वेलोसिटी दे देगा कि हमारा जो प्रकाश है वो ट्रैवल कर रहा है तेल में, सॉल्ट में, किसी भी माध्यम में ट्रैवल कर रहा है, तो उसका जो स्पीड है वो इतना है। तो उस माध्यम में जैसे कि अमोनियम या अल्कोहल में हमारे अपवर्तनांक पता कीजिए प्रकाश का। तो ये आप ऐसे फार्मूला लगाएंगे और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और फाइंड आउट कर लेंगे। अब आपके माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्वेश्चन ये आना चाहिए कि हम ये सी ही क्यों ले रहे हैं ऊपर। हर बार जब भी हम अपवर्तनांक फाइंड करेंगे, जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम फाइंड करेंगे, हम क्या करेंगे, सी ले रहे हैं ऊपर, क्यों, कुछ और क्यों नहीं ले रहे हैं बेटे? ये इसलिए क्योंकि जो प्रकाश की चाल है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा वो वैक्यूम में है। वैक्यूम मतलब हम हवा में ही ले लेते हैं, क्योंकि वैक्यूम तो कहीं होता ही नहीं है। तो सबसे ज़्यादा चाल प्रकाश की वैक्यूम में है, हवा में है। तो जब भी हमको कंपेयर करना होता है दो चीज़ों को, तो हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी वाली चीज़ सबसे लंबी या सबसे छोटी, जो सबसे ज़्यादा जिसका होता है वो लेते हैं। ऐसे करते हैं, एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, आपकी क्लास का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। आपकी क्लास में सबसे जो टॉल है, सबसे लंबा बच्चा है, मान लीजिए उसका नाम है आकृति। आकृति सबसे लंबी है 10th A में, तो उसका हाइट है 5'6" अप्रॉक्सीमेटली, ऐसे मान लेते कि सबसे लंबी है। तो एक और नई लड़की आ गई क्लास में, एक और नई लड़की आई है क्लास में, अरे वाह सबसे बड़ी सुंदर लड़की आई है, बड़ी लंबी है वो भी बहुत लंबी लड़की थी। लेकिन जब आप किसी और को बताओगे, आप घर जाके अपनी मम्मी को बता रहे हो या फिर अपने फ्रेंड को बता रहे हो, सिस्टर को बता रहे हो कि हमारी क्लास में ना एक नई लड़की आई है तो बड़ी लंबी है, तो आपकी बहन या आपका फ्रेंड जो ऑलरेडी आपकी क्लास को जानता है कि आपकी क्लास में आकृति सबसे लंबी है, तो वो क्या क्वेश्चन करेगा, आकृति से भी लंबी है क्या? कंपेयर करेगा ना कि आकृति सबसे लंबी लड़की थी आपकी क्लास में, जो नई लड़की आई है क्या वो आकृति से लंबी है या आकृति से छोटी है? तो कंपैरिजन किससे होता है, जो सबसे बड़ा या जिसमें सबसे ज़्यादा जो होता है अमाउंट बड़ा। तो ये है हमारा सी, प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा वैक्यूम में है। जब भी हम कोई चोटियाँ कंपेयर करते हैं, चोटी मतलब हिल्स को कंपेयर करते हैं, माउंट एवरेस्ट के साथ करते हैं कंपेयर, क्योंकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई सबसे ज़्यादा है। ऐसे ही इससे कंपेयर करना है सी से, प्रकाश की चाल जो हवा में है या शून्य में है उससे कंपेयर करके हम अपना अपवर्तनांक फाइंड करते हैं। समझ में आ गया होगा कि सी क्यों रखा जाता है। हो गया बेटे, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अगर आपको बोले कि अपवर्तनांक पता कीजिए ग्लास का, या फिर अपवर्तनांक पता कीजिए पानी का, या किसी भी माध्यम का जिसका उसने वेलोसिटी दे रखा हो। अब ये दोनों अपवर्तनांक को अगर आप कंपेयर करो, ये NG और NW को कंपेयर करो, तो आप क्या देख रहे हो, क्या है, ग्लास का अपवर्तनांक पानी से ज़्यादा है ना। ग्लास का जो अपवर्तनांक है वो है पानी से ज़्यादा। ये देखिए यहाँ पे ग्लास का अपवर्तनांक पानी से ज़्यादा है, बिल्कुल हमने फाइंड आउट किया है, ये हमको मिला। तो जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है वो माध्यम क्या होता है, डेंसर होता है एज़ कंपेयर टू दूसरा माध्यम। पानी से डेंसर है हमारा ग्लास। ये क्वेश्चन ये क्यों हम बता रहे हैं, क्योंकि आपको कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, दो माध्यम का आपको अपवर्तनांक दे दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए ग्लास और पानी का अपवर्तनांक दे दिया।
अब वो पूछेगा कि बताइए कि कौन सा माध्यम सघन है और कौन सा माध्यम विरल है। तो आप क्या करोगे, आपने कंपेयर किया, जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा है वो माध्यम आपका सघन है एज़ कंपेयर टू दूसरे माध्यम के। दो माध्यमों की तुलना में बात हो रही है। दो माध्यमों की तुलना करने पर जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है वो माध्यम ज़्यादा सघन होता है और उसमें प्रकाश की चाल धीमी होती है। ये भी साथ ही हो जाएगा, क्योंकि कई बार आपको ये भी पूछ सकता है कि दो अपवर्तनांक दे दिए, बताइए कि किस में प्रकाश की चाल धीमी है। एक ही क्वेश्चन में आप दोनों आंसर दे सकते हो। आपने लिखना है जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा है, आप लिख लीजिए ये, जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है वो माध्यम दूसरे माध्यम की तुलना में सघन होता है। ठीक है, आपको आंसर मिल जाएगा कि कौन सा माध्यम सघन है, कौन सा विरल है। ये हो गया। और जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है प्रकाश की चाल उस माध्यम में धीमी होती है। ये भी लिख लीजिए, जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है प्रकाश की चाल उस माध्यम में धीमी होती है। यहाँ पे हमको क्या मिला, मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम दोबारा लिखते हैं इसको, यहाँ तक हो गया आपका। इसको देख, ये था हमने बोला अपवर्तनांक ज़्यादा है तो माध्यम ये सघन हो गया और ये हो गया विरल। जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा है वो माध्यम सघन होगा दूसरे माध्यम की तुलना में। और प्रकाश की चाल की बात करें तो प्रकाश की चाल किस में धीमी होगी, प्रकाश की चाल सघन में धीमी होती है, सघन माध्यम में धीमी होती। तो इसका मतलब जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसमें प्रकाश की चाल कम होगी। ये हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ लेता है, दो अपवर्तनांक दिए रहेंगे, जैसे कि P का अपवर्तनांक है, P का अपवर्तनांक आपको वो कह देगा कि 1.6 या फिर 1.23 है। Q का अपवर्तनांक है 1.14। तो दोनों में से बताइए कौन सा माध्यम सघन है, कौन सा माध्यम विरल है। या फिर पूछ लेगा बताइए किस माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी। ये आपका होमवर्क है, आप करेंगे और इसको कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि कहाँ पे ज़्यादा होगी चाल। और ये आपका होमवर्क हो गया। दो माध्यमों में गिवन है अपवर्तनांक, तो कंपेयर करके बताना है कि कौन सा माध्यम सघन है। सघन माध्यम आपको फाइंड करना है और प्रकाश की चाल किस में धीमी है या किस में तेज़ है ये बताना है आपको। क्लियर बच्चे, यहाँ तक हो जाएगा। अब आगे देखते हैं कुछ और न्यूमेरिकल्स इसके अपवर्तनांक के। देख बेटे, आपको एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर में, कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट बहुत बार पूछता है। और बिहार बोर्ड, CBSE बोर्ड, सारे बोर्ड्स में वो क्वेश्चन पूछता है। वो क्वेश्चन क्या है कि हीरे का, वो दे देता है आपको, हीरे का अपवर्तनांक आपको गिवन रहता है, अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन से आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन दे देता है। तो क्या है ये, आपको हीरे का अपवर्तनांक गिवन है, मतलब ND गिवन है और ये बहुत ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक जो है वो हमें हीरे में मिलता है, मतलब हीरे में जो प्रकाश की चाल है वो सबसे कम होती है। बहुत ज़्यादा अपवर्तन होता है हीरे में, ठीक है, क्योंकि इसका अपवर्तनांक बहुत ज़्यादा है। तो आप इसका जो आंसर लिखोगे, ये क्वेश्चन आपको आ जाता है, तो इसका जो आप आंसर लिखोगे, क्या लिखोगे
कि एन डी इज इक्वल टू 2.42 से हम आपका मतलब है कि हीरे का अपवर्तनांक बहुत ज़्यादा है। और कितना ज़्यादा है, कैसे, एन डी क्या होता है, सी ओवर वी डी, सी ओवर वी डी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ डायमंड इन, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 2.42 इज इक्वल टू सी ओवर वी डी। ठीक है, तो फिर वी डी कहाँ, यहाँ से हम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं ना, ये हम कर सकते हैं यहाँ से 2.42। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी डायमंड में, जो हीरे में जो प्रकाश की चाल है वो हवा में प्रकाश की चाल का 1/2.42 गुना है, बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, आप लिख लीजिए, हीरे में प्रकाश की चाल, हीरे में प्रकाश की चाल हवा में प्रकाश की चाल का 1/2.42 गुना होता है। बस आपको इतना ही लिखना होगा। ये अपना जो क्वेश्चन आएगा 2 नंबर में, आप लिखोगे कि एन डी 2.42 का मतलब है कि हीरे का अपवर्तनांक बहुत ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है यहाँ से, और इसमें प्रकाश की चाल बहुत धीमी होती है, कितनी होती है, 1/2.42 गुना प्रकाश की चाल हवा में, उसके कंपैरिजन में जब करते हैं। ठीक है बेटे, ये हो जाएगा। अब एक आधा और न्यूमेरिकल आपको कराते हैं। किसी का अगर अपवर्तनांक गिवन है तो वेलोसिटी कैसे फाइंड करनी है, या फिर हाँ, हमने वेलोसिटी गिवन थी तो अपवर्तनांक तो फाइंड कर लिया, अभी हम मान लेंगे कि हमको अपवर्तनांक गिवन है तो वेलोसिटी फाइंड करते हैं। चलो देखते हैं। चलो क्वेश्चन देखिए आप, प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, ये तो हमने कर लिया है। ठीक है ना, कांच का 1.5, इसमें क्या है, अपवर्तनांक जैसे मान लीजिए गिवन है हमको, वो क्या कह रहा है, प्रकाश जा रहा है और एन जी है 1.5। ठीक है, तो हमको क्या कह रहा है, वेलोसिटी ऑफ जी फाइंड कीजिए। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है आपको। कैसे करेंगे, आपको पता है अपवर्तनांक की डेफिनेशन ये होती है, यहाँ से जो वैल्यू आपको फाइंड करनी है वो आप लेफ़्ट साइड पे और दूसरी आप राइट साइड पे ले जाते हो, यही करते हो ना, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। c आपको पता है 3 × 10⁸ होता है और एन जी हमको गिवन है 1.5। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो वी जी आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बेटे जब भी वेलोसिटी लिखोगे तो उसके यूनिट्स लिखने मत भूलना। अपवर्तनांक का कोई यूनिट नहीं, यूनिट लेस, लेकिन अगर वेलोसिटी आपको फाइंड करनी होगी तो आप उसके यूनिट दे दोगे साथ में। ओके बेटे, हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपको अपवर्तनांक, किसी का भी अपवर्तनांक दिया रहेगा, अल्कोहल का, बेंजीन का, किसी का भी अगर अपवर्तनांक गिवन है तो आप उससे उसका वेलोसिटी इजीली फाइंड कर पाओगे। हो जाएगा बेटा। यहाँ तक आपको अपवर्तनांक क्लियर हो गया होगा। अब बेटे हम अब अगला टॉपिक करेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब आपेक्षिक अपवर्तनांक। चलिए देखते हैं। एक बार दोबारा बता रहे हैं कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड थ्योरी का क्वेश्चन या फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको आता ही आता है, तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से सुनना है और आपने समझना है। अब हम बात कर रहे हैं आपेक्षिक अपवर्तनांक की। अभी तक हम अपवर्तनांक को लेके चल रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेके चल रहे थे। अब उसका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करेंगे, उसके रिलेटिव फाइंड करेंगे। रिलेटिव फाइंड करने के लिए मतलब रेशो हमको फाइंड करना है। दो अपवर्तनांक का रेशो जो होगा उसको हम बोलते हैं आपेक्षिक अपवर्तनांक। अपवर्तनांक भी रेशो ही है, वो भी 2 का अनुपात है, और ये आपेक्षिक अपवर्तनांक भी अनुपात है। लेकिन वो किसका अनुपात था, वेलोसिटीज़ का अनुपात था अपवर्तनांक। और आपेक्षिक अपवर्तनांक किसका अनुपात है, 2 अपवर्तनांक का अनुपात है। लिखिए डेफिनेशन लिखते हैं, 2 निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। 2 माध्यमों के, माध्यम हम बोलना भूल गए थे,
दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। लिख लिया आपने डेफिनेशन। अब देखिए हमने क्या बोला, दो माध्यमों के अपवर्तनांक, मतलब ये कोई माध्यम 1 होगा और ये कोई माध्यम 2, दोनों के अपवर्तनांक की रेशो, निरपेक्ष अपवर्तनांक की रेशो, मतलब n1 और n2 आपको गिवन होगा, उसकी रेशो जब फाइंड करोगे तो आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलता है। ये हम कैसे यहाँ पे ऐसे करते हैं, माध्यम के बारे में बात करते हैं। इसको हटा देते हैं अभी, अरे आपने डेफिनेशन लिख ली होगी। अब हम करते हैं माध्यम 1 की बात। माध्यम 1 का अपवर्तनांक, रेशो है ना, तो दो माध्यमों के अपवर्तनांक चाहिए, उसको हम लिख लें n1। माध्यम 1 की बात कर रहे हैं तो n1, माध्यम ग्लास की बात कर रहे हैं तो Ng, पानी की बात कर रहे हैं तो Nw, अल्कोहल की बात कर रहे हैं तो Na, बेंजीन की बात कर रहे हैं, मतलब जिसकी भी बात कर रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव, उसका इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये क्या होता है, c ओवर वेलोसिटी इन दैट मीडियम। ये हो गया आपका माध्यम 2 का अपवर्तनांक, इसको n2 से लिखेंगे। ये कितना हो गया, ये हो गया c ओवर v2। ये तो हमको पता है कि अपवर्तनांक की डेफिनेशन है। अब अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या है, अपेक्षिक अपवर्तनांक को देखो बेटे ऐसे लिखते हैं 1 2। माध्यम 1 का अपेक्षिक अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष, तो ये आ जाएगा रेशो ऑफ आपका माध्यम 1 में और माध्यम 2 में। ठीक है, इसको ये बोलेंगे हमारा अपेक्षिक अपवर्तनांक माध्यम 1 का दूसरे के सापेक्ष। जैसे अगर आप NGW लिखते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा अपेक्षिक अपवर्तनांक, ग्लास का अपेक्षिक अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष, जो पहले आ रहा है ग्लास का अपवर्तनांक, ग्लास का अपेक्षिक अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष। और अगर हमने WG लिखा होगा तो कैसे बोलेंगे, पानी का अपेक्षिक अपवर्तनांक ग्लास के सापेक्ष। ठीक, जो पहले है उसको ऊपर, जो बाद में है उसको नीचे। ये याद हो जाएगा, ये याद करना बहुत ज़रूरी है। इसके बेस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आप पूछ लेता है कभी, और थ्योरी में भी इसको पूछता है आपको। ठीक है, तो ये माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष हो गया, माध्यम 1 में और माध्यम 2 में हमारा अपवर्तनांक। यहाँ से अगर हम n1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, n1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ से, ये कितनी है c ओवर v1, n2 की वैल्यू c ओवर v2। इसको मैथमेटिकली सॉल्व करो तो c ओवर v1 v2 ओवर c, ये उल्टा हो जाएगा, नीचे वाला उल्टा होके मल्टीप्लाई, ये सेम टर्म कैंसिल हो गई। यहाँ पे हमारा अब क्या आ गया देखो तो, ये तो है n1 ओवर n2, लेकिन वेलोसिटी के फॉर्म में जब लिखोगे तो वो उल्टा है, v2 ओवर v1 है। समझ रहे हो, ये तो हमको पता चल गया कि n1 n2, n1 का विद रिस्पेक्ट टू 2, 1 ऊपर 2 नीचे। अगर वो कह रहा है कि रेशो अपवर्तनांक की, अगर वो कह देता है कि वेलोसिटी की टर्म में फाइंड करो, आपको कई बार ये गिवन रहता है कि आपको अपेक्षिक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दीज टू मीडियम्स इज दिस वन, कुछ वैल्यू गिवन है, तो आपको कहता है कि वेलोसिटी की टर्म में आपको फाइंड करना होगा। वेलोसिटी पता कीजिए पहले माध्यम की, या फिर वेलोसिटी पता कीजिए दूसरे माध्यम की, एक की वेलोसिटी दे देगा। तो आपने v1 v2 नहीं लिख देना है, इसको अच्छे से याद कर लो, ये आपको दिमाग में बिठाना है अच्छे से
वैसे नहीं तो इसको सोचो ही मत, आप सिर्फ N1 N2 को याद रखो, रख लोगे, ये तो इजी है, 1 ऊपर 2 नीचे। फिर आप इसका ये फार्मूला लगा के वेलोसिटी की वैल्यू डालो, ठीक। डायरेक्ट ऐसे v1 ओवर v2 नहीं कर देना है, अच्छे से इसको समझ लो, ये उल्टा है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। अगर वो अपवर्तनांक की बात कर रहा है तो 1 ऊपर 2 नीचे 1 2, अगर वेलोसिटी की बात कर रहा है तो यहाँ से उल्टा v2 ओवर v1। समझ में आ गया बेटे? ये है आपका अपेक्षिक अपवर्तनांक। ये आज के टॉपिक में हमने इतना ही डिस्कस करना था। अब अपेक्षिक अपवर्तनांक के थोड़े से न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लेते हैं, थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि कैसे, मतलब N1 2 कैसे फाइंड कैसे करना है अगर उनको कुछ गिवन है, या कैसे हम करेंगे सॉल्व इसको एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। चलिए देखिए, जैसे एक क्वेश्चन है, आपका जो टेबल गिवन है बुक में आप देखेंगे, उसमें बहुत सारे आपको निरपेक्ष अपवर्तनांक गिवन है, बहुत सारे यहाँ है, अल्कोहल, पानी, ग्लास, सॉल्ट, बहुत सारे ऐसे खनिज के दे रखे हैं। तो उसी के बेस पे हमको कई बार क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि हमने क्वेश्चन बनाया है आपके लिए, खनिज नमक का अपेक्षित अपवर्तनांक पता करें। ठीक है, नमक का आपको पता करना है, नमक का अपवर्तनांक पता करें अल्कोहल के सापेक्ष। अपेक्षित अपवर्तनांक, अपेक्षित, क्योंकि हम रिलेटिव की बात कर रहे हैं। अपेक्षित अपवर्तनांक पता करें अल्कोहल के सापेक्ष, अल्कोहल के सापेक्ष। यहाँ पे शायद हमने अपेक्षिक लिख दिया था बच्चों, इसको ठीक कर लीजिएगा, अपेक्षित अपवर्तनांक। चलिए, अपेक्षिक ही होता है, हम अब गलत लिख रहे हैं। अपेक्षिक अपवर्तनांक पता करें अल्कोहल के सापेक्ष। करते हैं, इसमें क्या क्या गिवन है ये देख लेते हैं हम। इसमें हमको गिवन है, नमक को क्या कहते हैं, सॉल्ट, तो सॉल्ट का हमको गिवन है 1.54 अपवर्तनांक गिवन है, और अल्कोहल का आपको गिवन है 1.36। ठीक है, बताएं प्रकाश की चाल किसमें कम है, ये भी बताना है, और इसका अपेक्षिक अपवर्तनांक भी पता करना है। चलिए देखते हैं, हमको ये गिवन है, ये गिवन है, हमको क्या फाइंड करना है, नमक का, नमक का पता करना है विद रिस्पेक्ट टू अल्कोहल। नमक का अपेक्षिक अपवर्तनांक पता करें अल्कोहल के सापेक्ष। नमक पहले है, सॉल्ट पहले है, अल्कोहल बाद में, NS/NA। ये आप 1.54 ओवर 1.36, इसको सॉल्व जब आप करेंगे तो आ जाएगा, हमने ऑलरेडी बेटे करके रखा है, ये कैलकुलेशंस तो आप कर सकते हो, 1.12। ये आपका 1.12 अपेक्षिक अपवर्तनांक अगर आपको पूछा है विद रिस्पेक्ट टू सॉल्ट का, विद रिस्पेक्ट टू अल्कोहल। और अगर उसने पूछा होता अल्कोहल का अपेक्षिक अपवर्तनांक पता करें नमक के सापेक्ष, तो कैसे हो जाता, NaS, NaNS। अगर पूछा होता है अल्कोहल का नमक के सापेक्ष। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे फाइंड आउट करना है, किसका पूछा है, किसके कंपैरिजन में पूछा है। अब अगर वो कह देता किस में चाल ज़्यादा है, किस में कम है, कैसे बताएंगे, तो हमको वेलोसिटी, इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी फाइंड करना होगा इसको। इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी में आप इसको फिर लिखोगे C/Vs, C/Va, है ना। कैसे लिखोगे, NSA को, ये हो जाएगा NSNA, मतलब
C/VS, या फिर अगर आपने डायरेक्ट याद कर रखा है कि ये उल्टा होता है, उल्टा हो जाता है जब वेलोसिटी की बात करते हैं। ठीक है बेटे, ये आप आराम से कर सकते हो इसको। और VA/VS आपको फाइंड नहीं करना है, अगर पूछा होगा तो वो बता देगा या जैसे भी होगा। चलिए, यहाँ से हमारा अपवर्तनांक का आपका हो गया है ये टॉपिक कंप्लीट। अच्छे से समझ गए होंगे हमें लग रहा है आप। अपवर्तनांक था शून्य में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात। उसके बाद हमने किया आपेक्षिक अपवर्तनांक, वो क्या है, दो निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात है वो। और उसमें ये ध्यान रखना होता है कि किसका पूछा है, विद रिस्पेक्ट टू किस मीडियम, तो उसको वैसे ही लिखना होता है, पानी का ग्लास के सापेक्ष या फिर ग्लास का पानी के सापेक्ष। जैसे लिखेंगे उसका फार्मूला भी आपको उस हिसाब से NW NG या फिर NG NW, और इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ये हो जाएगा उल्टा। ठीक है बेटे, और इसका कोई आपको यूनिट नहीं देना होता। क्लियर है बच्चे? और ये भी आप समझ गए हो कि जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है वो डेंसर होता है, जिसका कम होता है वो रेयरर होता है। सघन और विरल माध्यम के बारे में अगर पूछ लेगा, और आपने क्या सीखा है कि कहाँ किस माध्यम में, अगर अपवर्तनांक की बात करके वो पूछता है कि कहाँ पे प्रकाश की चाल ज़्यादा है या कहाँ पे धीमी है, तो भी आप अपवर्तनांक देखते ही बता सकते हो कि किस में प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी और किस में धीमी होगी। अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बेटे आप इसके साथ रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो करने की कोशिश कीजिएगा, और न्यूमेरिकल्स भी होंगे कुछ, वो भी देखिएगा, आपको आराम से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा मुश्किल है नहीं, बस इम्पॉर्टेंट बहुत है आपका। चलिए, इसी के साथ आज का सेशन ख़त्म करते हैं। थैंक यू बच्चों।